बदलते भारत की शान। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा तोहफा। देश भर में बनेंगे वेयर हाउस, किसानों को होगा बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री ने लॉन्च की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज स्टोरेज स्कीम। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर कमजोर पड़ता जा रहा है किसानों का धरना प्रदर्शन। आंदोलन में आंशिक भीड़ से चिंतित नजर आए आंदोलनकर्मी किसान। ब्राजील का भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर। भारत में ब्राजील के राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ऊर्जा, रक्षा और कृषि प्रसंस्करण है 3 प्रमुख स्तंभ। डिजिटल इंडिया के योगदान से फूल व्यापार में हो रही वृद्धि। 2028 तक 4,670 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है फूलों का कारोबार। भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं फूल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा ऐसे समय में की है कि जब पंजाब में किसान 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार किसानों के सरोकार के लिए हर संभव सुधार लेकर आ रही है और अब तक की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही एक पायलट परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन का भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना है और इससे किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से सही समय पर बेच सकेंगे और इससे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी और इसके अलावा उन्होंने देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें खेती को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है और पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर स्विच किया गया। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। शनिवार को किसानों द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में जुटी आंशिक भीड़ से आंदोलनकर्मी किसान चिंतित नजर आए। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब धीरे धीरे विफल होता जा रहा है। आंदोलन में किसानों की घटती संख्या और गिरते मनोबल के कारण संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली चलो मार्च का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिए जाने के बाद धरना स्थल शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई, जिससे आंदोलन की धार और रफ्तार मंद होती जा रही है। धरना स्थल पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नाम मात्र के किसान दिखाई दिए।
कतार में खड़ी ट्रॉलियों में दिखाई दे रहे किसान नेताओं के चेहरों पर घटती भीड़ से मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही थी। शनिवार को धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे किसानों ने इस विषय पर शंभू बॉर्डर पर लंबे दौर की मैराथन बैठक भी की। शाम को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में किसान मजदूर मोर्चा और SKM ने कैंडल मार्च निकाला। मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मृतक किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। पंढेर ने कहा कि सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर आशान्वित हैं। हमारी मांगें जो पहले थीं वही हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी मांगें रखी। हमारी मांगे आप जो बिजनेस से बताया हुआ है तो वो सुनो मिलना चाहिए कि जो वादे किए थे वो वादे को पूरा किया जाए। मांगे हैं हमारी MSP जो अपनी है किसान की गारंटी कानून जड़ा वो जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू की जाए। तो दूसरी मांग है जड़ा बिजली बिल 2020 आ वो रद्द किया जाए। इस तरह लखीमपुर खीरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। आंदोलन से किसानों का मोह भंग होता देख चिंतित किसान नेताओं ने कैंडल मार्च के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर किसानों को संबोधित किया और आंदोलन कमजोर न हो इसके लिए एकजुट रहकर भीड़ लाने के लिए अपील की, जो बेअसर रही। बाद में मीडिया से बात करते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 25 फरवरी को हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे। 26 फरवरी को फिर से WTO पर चर्चा और आर्थिक कार्यक्रम भी होगा। शंभू बॉर्डर से OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये रिपोर्ट। चाहे पूजा पाठ हो या प्रेम की अभिव्यक्ति, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या किसी मंदिर की साज सज्जा, फूलों की सुंदरता से हर महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ, अनोखी खुशबू और अनेकों प्रकार के फूल भारतीय संस्कृति के हर पहलू में विशेष महत्व रखते हैं। अपनी इसी अहमियत से विशेष अवसरों पर फूलों की खरीद भी काफी बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में फूलों का बाजार करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, जिसकी 2028 तक 12.13% तक वृद्धि के साथ 4,670 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक जगह ऐसी भी है जहां फूल के कई सारे रंग और उनकी मन मोह लेने वाली खुशबू हवा में फैली रहती है। आज हम खड़े हैं गाजीपुर मंडी के फूल मार्केट में, जहां पर लोकल से लेके एक्सोटिक सारे फूल उपलब्ध हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के फूल विक्रेताओं से और जानते हैं पिछले कई सालों में किस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं और किन फूलों की डिमांड बढ़ी है। सर्दियों में खासकर अभी के समय में मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल रहती है, जिस वक्त बाहर के जो भी मटेरियल होते हैं सबसे ज़्यादा खपत अपने दिल्ली के मार्केट में ही होती है, जिस वजह से आपको बेंगलोर वगैरह और साउथ में चले जाइए, तेलंगाना, फिर अपना गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, हर जगह से मटेरियल यहाँ आते हैं। कट फ्लावर है, इंग्लिश फ्लावर्स, ये सब बंच के हिसाब से थे। तो लोगों के जैसे डेकोरेटर हो अपना अपना हिसाब है, कितना किसी को 100 बंडल की ज़रूरत है, किसी को 500 की ज़रूरत है, जैसे मतलब छोटे बड़े जो होते हैं उसी हिसाब से अपने अपने डिमांड के हिसाब से ले जाते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी फूल मंडी गाजीपुर में सस्ती है। फूल मंडी में थोक बिक्री और खुदरा बिक्री होने के साथ साथ भारत से बड़ी मात्रा में फूलों का निर्यात भी किया जाता है। तो आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे गाजीपुर की फूल मंडी से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बार फिर से किसान आंदोलन की, जहां किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये खास रिपोर्ट।
ये नजारा है हरियाणा के अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर का। किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अंबाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुका हुआ है। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अभी इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम किए किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ तक करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जाना है और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर। हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम। 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर। अभी आंदोलन की वजह से परेशान हो रहे हैं। पैसा वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 1000 ट्रक रवाना होते हैं। सभी ट्रक दिल्ली होकर अगले राज्यों में जाते हैं। ट्रकों में जिन व्यापारियों का माल लदा है उनको खासा नुकसान हो रहा है। सभी दिक्कतें हो रही जी। ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी। सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है, इस करके काम होते हैं। काम बहुत मंदा जी चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पास खर्चा खत्म हो गया। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हरियाणा से पंजाब आने जाने वाले आम नागरिकों व रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही रुकने से पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर पर ट्रक न तो वापस आ रहे हैं और न ही आगे जा पा रहे हैं। इस कारण से माल की आवाजाही बाधित हो रही है। इस वजह से बीबीएन के अप्लायंसेस, धागा, गत्ता, दवा, सीमेंट उद्योग भी इस बंद से काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथा स्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। ओपी यादव, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, अंबाला। और हमारे देश में कई ऐसे कारोबार हैं जहां कम लागत में बड़े मुनाफे की गुंजाइश होती है और इन्हीं में से एक है फूलों का कारोबार। सरकारी नीतियों और सुविधाओं की वजह से फूलों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चाहे पूजा पाठ हो या प्रेम की अभिव्यक्ति, कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो या किसी मंदिर की साज सज्जा, फूलों की सुंदरता से हर महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ, अनोखी खुशबू और अनेकों प्रकार के फूल भारतीय संस्कृति के हर पहलू में विशेष महत्व रखते हैं। अपनी इसी अहमियत से विशेष अवसरों पर फूलों की खरीद भी काफी बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में फूलों का बाजार करीब 23,000 करोड़ रुपए का था, जिसकी 2028 तक 12.13% तक वृद्धि के साथ 4,670 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक जगह ऐसी भी है जहां फूल के कई सारे रंग और उनकी मन मोह लेने वाली खुशबू हवा में फैली रहती है। आज हम खड़े हैं गाजीपुर मंडी के फूल मार्केट में, जहां पर लोकल से लेके एग्जॉटिक सारे फूल उपलब्ध है।
आइए बात करते हैं यहाँ के फूल विक्रेताओं से और जानते हैं पिछले कई सालों में किस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं और किन फूलों की डिमांड बढ़ी है। सर्दियों में खासकर अभी के समय में मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल रहती है, जिस वक्त बाहर के जो भी मटेरियल होते हैं सबसे ज़्यादा खपत अपने दिल्ली के मार्केट में ही होती है, जिस वजह से आपको बेंगलोर वगैरह और साउथ में चले जाइए, तेलंगाना, फिर अपना गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, हर जगह से मटेरियल यहाँ आते हैं। कट फ्लावर है, इंग्लिश फ्लावर्स, ये सब बंच के हिसाब से थे। तो लोगों के जैसे डेकोरेटर हो अपना अपना हिसाब है, कितना किसी को 100 बंडल की ज़रूरत है, किसी को 500 की ज़रूरत है, जैसे मतलब छोटे बड़े जो होते हैं उसी हिसाब से अपने अपने डिमांड के हिसाब से ले जाते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी फूल मंडी गाजीपुर में सस्ती है। फूल मंडी में थोक बिक्री और खुदरा बिक्री होने के साथ साथ भारत से बड़ी मात्रा में फूलों का निर्यात भी किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में फूल उद्योग में हो रही वृद्धि और डिजिटल इंडिया के योगदान से फूलों के ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा भी खरीदारों को उपलब्ध हुई है। कितना आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया का इसमें रोल रहा है? जैसे अभी आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे थे, तो आपके यहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट आता होगा, तो इसमें क्या रोल रहा है? पैसे की दिक्कत होती है, चेंज का वैसे भी देने के लिए पेटीएम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डिजिटल इंडिया पहल और बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी से भारत में फूलों की खेती और इसके व्यापार के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। फूलों का काम करने वाले कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में फूलों की खेती से नई तकनीक के उपयोग से फूलों की पैदावार बढ़ेगी और व्यापार बढ़ने से फूल व्यापारियों को अच्छा मुनाफा भी होगा। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में ग्राहकों की रौनक हमेशा बनी रहती है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि शादी का सीजन हो, वैलेंटाइन वीक हो या कोई पर्व त्योहार का मौका, अक्सर ही ग्राहक यहाँ आते हैं अपनी दुकानों के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी। यहाँ से फूल होलसेल दामों पर खरीद कर लेके जाते हैं। कैमरा पर्सन शिव सुमन के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, जहां देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.5% हो गई है, जो 4 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। जबकि महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर 25.6 हो गई है, 25% हो गई है। वहीं पुरुष बेरोजगारी दर की गिरावट के बाद मात्र 5.8% रह गई है। इन सकारात्मक संकेतों के साथ वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की तेजी से बढ़ने की संभावना है। शहरी बेरोजगारी 2022 की समान अवधि में 7.2% और पिछली तिमाही में 6.6% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 8.6% रही और ये अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही में दर्ज 9.6% से कम है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री ए माइकल स्पेंस ने भारत को उच्चतम संभावित वृद्धि दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा है कि भारत ने दुनिया में अब तक की सबसे अच्छी डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्त संरचना को सफलतापूर्वक विकसित किया है। ये खुला एवं प्रतिस्पर्धी है और विशाल क्षेत्र में समावेशी किस्म की सेवाएं प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, जिसमें उभरते जनसंख्या के लाभांश, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रहने वाली जीडीपी वृद्धि दर से मदद मिलेगी। अर्थशास्त्री ए माइकल स्पेंस के अनुसार भारत सबसे अधिक संभावित विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने मन की बात में हेमचंद मांझी का जिक्र किया और कहा कि हेमचंद मांझी ने हजारों लोगों की सेवा की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गरीब मरीजों की सेवा करते हुए उन्हें 5 दशक से ज्यादा समय हो रहा है। हमारे देश में आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन का जो खजाना छुपा हुआ है, उसके संरक्षण में हेमचंद जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पिछले 50 वर्षों से वैद्यराज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे ये हैं हेमचंद मांझी, जो देसी जड़ी बूटियों से प्रदेश और देश के कोने कोने से आने वाले मरीजों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं। हेमचंद मांझी ने नारायणपुर के छोटे डोंगर में उस दौर में लोगों का इलाज करने की शुरुआत की थी जब उस इलाके में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने सेवा भाव के चलते ऐसा फैसला लिया। सुन के आते हैं तो उसको जैसे मैंने उसको पहचान में आता है वो जड़ी बूटी देते थे। जन मिर्गी के लिए भी आते हैं, कैंसर के लिए आते हैं, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, ब्लड कैंसर, सिकली, गठियाबाद, ये सभी के लिए आते हैं। जड़ी बूटी हम जंगल से लाते हैं, उसको साफ सफाई करके हम लोग जो भी है सुखाना है, काटना है, जो भी है हम लोग वो कर लेते हैं, फिर उसको तैयार करके फिर हम लोग यहाँ पर देते हैं। बस्तर की वन औषधि में गजब की शक्ति है। अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं। सबको अलग अलग अनुपात में मिलाने से लोगों की कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हेमचंद मांझी बताते हैं कि कई बार कैंसर के मरीज भी उनके पास एलोपैथी इलाज से निराश होकर आते हैं और फिर वो इन औषधियों के इलाज से ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर दूर तक के थे, मतलब इलाज करे पर कैंसर है, शुगर है, बीपी, किडनी विडनी सब चीज की इलाज होते हैं यहाँ। वन औषधियों में उपयुक्त मात्रा में शहद, लौंग और अन्य मसाले डाले जाते हैं। दवाई तैयार की जाती है और इस तरह 20 साल की उम्र से ही वो जड़ी बूटियों से औषधि तैयार कर रहे हैं। वो प्राचीन औषधि परंपराओं को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और अब वो नई पीढ़ी को नाड़ी से बीमारी की पहचान करना सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इन जड़ी बूटियों के महत्व के बारे में समझें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नारायणपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फिलिक्स हजिंस्का दी नोब्रेगा ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ऊर्जा, रक्षा और कृषि प्रसंस्करण 3 प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने यहां भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लोहा और इस्पात, दूध उत्पादन, चमड़ा, जैव ईंधन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच विकसित हो रहे रक्षा गठजोड़ को लेकर भी आशा जताई। राजदूत नोब्रेगा ने कहा कि पहली ब्राजील भारत रक्षा वार्ता अगले सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है, जो रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित होगी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नदी की खुदाई करें। मिजोरम में खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही मक्के की कटाई करें।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन किए। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। प्रधानमंत्री ने ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसके निर्माण में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन से बचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है और इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम इस दौरे पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को दीदी कहना बंद करें, वे अब मौसी बन गई हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कोलकाता में संदेशखाली हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। भाजपा ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में 5 राज्यों पर मंथन के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर मंथन किया गया। और कल हुई बैठक में मिशन 370 को लेकर भाजपा आलाकमान ने दिया निर्देश। भाजपा अध्यक्ष ने राज्यवार तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आई। पूरा मंदिर परिसर राम नाम से गूंज उठा और यहां आए श्रद्धालुओं ने जमकर पूजा अर्चना की। तो किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।